welcome back to my channel. My name is Prachi Sharma and welcome to another session of chemistry for 11th grade ISA. So without wasting any time, let's get started. So my wonderful students, welcome back to the 16th part of some basic concepts of chemistry. And I know that video upload करने में काफ़ी time लग गया, but I'm really sorry about that. And thank you so much for being so patient with me. I highly appreciate that. So, आज का सेशन है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के बिगिनिंग पार्ट का. दैट इज वेयर वी स्टार्ट ऑफ द चैप्टर. सो द फर्स्ट थिंग वील टॉक अबाउट टुडे इज केमिस्ट्री क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री. अभी तक आपने जो भी डेफिनेशंस पढ़ी थी दोज वर टिल 10th ग्रेड, सो उसमें इतनी डिटेल्स नहीं थी. बट फ्रॉम नाउ ऑन your definition of chemistry is something like the one that you can see on the screen. So it says chemistry is defined as the systematic investigation of the properties of structure and behavior of matter and the changes matter undergoes. अब इसका मतलब क्या है, पहले आप इसका मतलब समझिए. जब भी हम कोई ऐसा अप्रोच लेते हैं टुवर्ड्स एनी प्रॉब्लम, दैट इज फॉर एग्जाम्पल कोविड आया था, कोविड-19 वॉज देयर, एंड हाउ डिड वी एंड अप गेटिंग द वैक्सीन फॉर इट. हमें वैक्सीन कैसे मिली? सो हमने कोविड-19 के ऊपर वेरियस टेस्ट परफॉर्म करे. हमने देखा कि वो डिफरेंट कंडीशंस में किस तरीके से बिहेव करता है, एंड वी डिड ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स इन अ लैब ट्राइंग टू टेस्ट अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस एज टू हाउ इट इज बिहेविंग. एंड अगर हम उसे डिफरेंट तरीके से टारगेट करते हैं, सो देन उसका बिहेवियर कैसे चेंज होता है. सो व्हाट डज दैट मीन? दिस मीन्स कि प्रॉपर्टीज ऑफ एंड स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ मैटर. हमारा मैटर इस केस में क्या था? कोविड-19 का वायरस था, एंड हमने उसके अंदर जो चेंजेस करे उसकी वजह से उस मैटर पे क्या इम्पैक्ट आया, और व्हाट चेंजेस इट हैड टू अंडरगो इन दैट प्रोसेस वाज द इन्वेस्टिगेशन दैट वी वर doing. So this is what chemistry is entirely. That means जो भी आपका pharmaceutical industry होती है, everything comes under chemistry. सब कुछ जो भी हमारे drugs होते हैं, that is आप किसी बीमारी के drugs लेते हैं, या आप किसी भी you can say cancer के drugs होते हैं, so all of these drugs come under the category of chemistry. ठीक है. अब दो important drugs के नाम हैं, that is medications which are very important and they can come in the exam. So the first one is cisplatin and Taxol. So ये दोनों different drugs हैं and both of them are very useful for treating cancer patients. So these two are very important. Chemistry की definition आपसे कोई नहीं पूछेगा तो you don't have to learn it, but आपको समझने की जरूरत है. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. सो cisplatin एंड Taxol, ये नेम्स आ सकते हैं आपके एग्जाम में. दे कैन आस्क यू विच ड्रग इज इंपॉर्टेंट और विच इज एन इंपॉर्टेंट ड्रग फॉर ट्रीटिंग कैंसर पेशेंट्स. ईदर इट कुड बी अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और इट कुड कम अ डायरेक्ट क्वेश्चन, डिपेंडिंग ऑन कि आपके स्कूल के क्वेश्चन पेपर्स का पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है. ठीक है. Now next drug that is important is azidothymidine, which is also known as AZT. अब AZDT की एज अ फुल फॉर्म भी आ सकती है, और कि इसका पूरा फुल फॉर्म बताइए, मल्टीपल चॉइस और अ वन वर्ड क्वेश्चन. और दे कैन ऑल्सो आस्क यू नेम द ड्रग विच इज कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी इन साइंस और एन इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट इन साइंस विच इज हेल्पिंग एड्स पेशेंट. सो देन यू शुड नो द नेम ऑफ दिस ड्रग. ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक समझ में आया. अब आगे बढ़ते हैं. आगे हमें समझना है कि मैटर क्या होता है. सो मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, possesses mass and the presence of which can be felt by any one or more of our five senses. Okay, so any one or more of our five senses. For example, अगर आपके सामने पानी रखा है, आप पानी देख सकते हैं, so one of your sense organ, आप उसे छू के फील कर सकते हैं, that is second of your sense organ. So matter is anything that can be felt around you by your five senses, or it is something that has space and that has mass. I hope that makes sense. अब जो मैंने आपसे इन्वेस्टिगेशन की बात करी थी, व्हाट वाज दैट, उसके बारे में 2 मिनट बात करते हैं.
सो व्हाट इज मैटर? सो आपके पास है मैटर, ठीक है। इस मैटर के आप ऊपर इन्वेस्टिगेट करते हैं फॉर एनी साइंटिफिक डिस्कवरी। इसी के ऊपर तो टेस्ट करेंगे ना, और किस चीज के ऊपर टेस्ट करेंगे? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जब हमारी मैग्नेट्स डिस्कवर हुई थी, वो कैसे हुई थी? दे फाउंड अ रॉक जिसकी बड़ी वियर्ड प्रॉपर्टी है कि भाई वो आयरन नेल्स को और मेटालिक ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और स्टिक कर लेता है। अब उस मैटर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई, तभी तो आइडेंटिफाई हुआ कि भाई इस टाइप के मटेरियल्स को हम मैग्नेट बोलेंगे, ठीक है। सो हाउ डज दैट हैपन? आपके पास कोई भी मैटर है और मान लीजिए अननोन मैटर है, आपको पता नहीं कि वो क्या है और क्या मतलब उसके कितना ब्रॉड स्पेक्ट्रम है उसके ऊपर काम करने के लिए, या हाउ हेल्पफुल दैट कैन बी फॉर यू। सो यू हैव एन अननोन पार्ट सब्सटेंस विच इज मैटर, आप उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करते हैं। when you do investigation on that, उस बेसिस पे आप ये आइडेंटिफाई करते हैं हाउ इज दैट रिएक्टिंग, उसका रिएक्शन कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, एंड उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। एंड हाउ डू वी कम टू नो अबाउट दिस? हमें से पता कैसे चलता है? हम डिफरेंट कंडीशंस के अंडर वो परफॉर्म करते हैं। जो भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हम डिफरेंट कंडीशंस के अंदर करेंगे। आप पहले प्रेशर इंक्रीज करेंगे, फिर आप प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, फिर आप हीट प्रोवाइड करेंगे, फिर आप पानी प्रोवाइड करेंगे। सो डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मतलब इन्वेस्टिगेशन के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज पे आप उसकी प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई करेंगे कि उस मैटर का बिहेवियर कैसा है, उसकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं और उसका रिएक्शन कैसा है। वंस यू आर एबल टू आइडेंटिफाई दिस, इसके बेसिस पे आपकी मेडिसिन्स बनती हैं। मेडिसिन्स कह लीजिए, ड्रग्स कह लीजिए, मेडिसिन्स इसी बेसिस पे बनती हैं। एंड व्हाट आर द मेडिसिन्स मेजरली जो हमें ज्यादा यूटिलाइज होती है और अभी भी जिन पे इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, दैट इज योर वैक्सीन्स, ठीक है। वैक्सीन्स जब हम डिफरेंट लेते हैं, अभी भी ऐसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनकी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, और रेगुलरली और कंसिस्टेंटली उनके ऊपर काम चल रहा है टू आइडेंटिफाई एंड फिगर आउट अ स्ट्रॉन्ग वैक्सीन विच कैन प्रिवेंट दोज डिजीजेस एंड विच कैन हेल्प अस। ओके, आई होप दैट मेक सेंस। अब इसके आगे चलते हैं। व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर? मैटर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है और कितने टाइप्स का होता है? सो फर्स्ट थिंग, मैटर या तो मिक्सचर्स होंगे, दैट मीन्स 2-3 टाइप के मिक्स्ड हैं, या फिर प्योर सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। जब प्योर सब्सटेंसेस है तो या तो आपके पास एलिमेंट होगा या वो एलिमेंट कंबाइन होके कंपाउंड होगा। एलिमेंट क्या हुआ? एलिमेंट हुआ हाइड्रोजन। कंपाउंड क्या हुआ? हाइड्रोजन गैस H2, ठीक है। सो व्हाट इज दैट? इट्स प्योर सब्सटेंसेस। When we talk about mixtures, so mixtures would be homogeneous mixtures or heterogeneous mixtures. So different type के होते हैं. I hope these mixtures are very clear from your 9th and 10th grade. इसमें ज़्यादा details नहीं है 11th grade में. You just have to understand the names of them. Okay students, let's move on. अब जब इसके आगे बढ़ते हैं, so the first thing that comes is laws of chemical combination. अब हमारे पास टोटल 5 लॉज होते हैं, बट फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस। सो व्हाट आर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन? जब आपके पास डिफरेंट टाइप के मैटर हैं, आप उन्हें कंबाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक केमिकल रिएक्शन हुआ, ठीक है, आपने एक गैस ली, एक आपने सॉलिड लिया, लेट्स से द केमिकल रिएक्शन हैपेंड। नाउ ऑन व्हाट बेसिस? देयर वुड बी सर्टेन लॉज। जैसे 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन हुए, आपके पास प्रोडक्ट्स बनकर आए, ठीक है। अब जो ये पूरा प्रोसेस हुआ है, ये प्रोसेस कुछ तो लॉज फॉलो कर रहा होगा। दैट मीन्स कितना रिएक्टेंट है, कितना प्रोडक्ट है, ये गैस है, ये सॉलिड है, तो आपके पास क्या आउटपुट प्रोडक्ट्स आए हैं, उनकी क्या स्टेट है। सो ऑल ऑफ दीज happen and all of these follow certain laws, and these laws are known as laws of chemical combination. So chemical combination I hope आपको समझ में आ रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसके लॉज हैं ये, ठीक है। नाउ लेट्स रीड द थ्योरी पार्ट। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जब हम पूरी केमिस्ट्री की बात करते हैं, आपने रियलाइज किया होगा, आप अगर 6th ग्रेड से केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप 6th ग्रेड से केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हो, वेदर इट इज जस्ट H2 + O2 gives H2O, चाहे आप इतना सिंपल सा ही रिएक्शन पढ़ रहे हो, पर जब से आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप
तब से ही केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हो, राइट? सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट aspect of the subject is the study of chemical reactions. And when the chemical reactions happen, of course they would follow certain set of laws, and today we'll be talking about one of that law. So let's move on. These chemical reactions take place according to certain laws called the laws of chemical combinations. अब ये हमारे पास 5 laws हैं. Law of conservation of mass, law of constant composition, law of multiple proportions, law of reciprocal proportions, and law of combining volumes. Now one important thing here is that जो हमारे पहले 4 laws हैं, these 4 laws, ये mass से related laws हैं. They always talk about mass. आप हमेशा mass में deal करेंगे. और जो आपका last law है, which is clearly written, law of combining volumes, ये पर्टिकुलर लॉ वॉल्यूम्स पे काम करता है. सो वी टॉक अबाउट वॉल्यूम्स. ठीक है. नाउ वील बी टॉकिंग अबाउट टुडे, वील बी टॉकिंग अबाउट इन डिटेल अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अब आपने ये सुना होगा कि आपके पास अगर 2 रिएक्टेंट्स हैं, आपके पास लेट्स से ए रिएक्टेंट है प्लस बी रिएक्टेंट है, और आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स आ रहे हैं. अगर आपको याद हो, आपने एक बहुत छोटा सा लॉ पढ़ा था, दैट इज मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड और लाइक कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. दिस मीन्स कि अगर आपका कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो जितने प्रोडक्ट्स हैं उतना ही आपका रिएक्टेंट है. ऐसा नहीं है कि अगर आपने रिएक्टेंट 5 ग्राम्स कंबाइन किया है, आपका प्रोडक्ट लेट्स से 52 ग्राम्स बन गया है. दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो मैटर आपने कंबाइन किया है वो आप डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं और आप नया मैटर क्रिएट नहीं कर रहे हैं, आप बस फॉर्म चेंज कर रहे हैं. दिस मीन्स दैट टोटल क्वांटिटी सेम रहेगी. जितना आपने मैटर रिएक्टेंट साइड उठाया था उतना ही आपको आउटपुट साइड वापस आएगा, चाहे किसी भी फॉर्म में वापस आए. डजंट मैटर कि किस फॉर्म में वापस आ रहा है, पर सेम क्वांटिटी आएगी. आई होप दैट मेक सेंस टू यू. सो लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास है A प्लस B एंड दैट इज गिविंग यू C प्लस D. ठीक है. अगर आपका A है X ग्राम्स और आपका B है Y ग्राम्स और आपका C है P ग्राम्स और आपका D है Q ग्राम्स. So as per the law of conservation of mass, आपका X plus Y will be equal to P plus Q. ठीक है. So this means that total mass of reactants is equals to total mass of products. I hope that makes sense. ठीक है, समझ में आया? वेरी बेसिक, वेरी सिंपल. अब जब हम फिजिकल चेंज की बात करते हैं, सो लेट्स टॉक अबाउट इट. सो लेट्स कम ऑन दिस पार्ट नाउ. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. अब ये डेफिनेशन क्या है इसकी? हमने बेसिक आइडिया पढ़ लिया कि व्हाट डज इट मीन. आपको इतना समझ में आया. अब देखते हैं कि एग्जाम में लिखना क्या होगा. सो this law was studied by great French chemist Antoine Lavoisier. ठीक है. ये साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने इस लॉ को दुनिया को दिखाया या दुनिया को बताया, या फिर कह सकते हैं इस बारे में उन्होंने कंफर्म्ड स्टडी शो करी. एंड इट हैपेंड इन 1789 बट वेरीफाइड बाय लैंडोल्ट. तो उन्होंने हमें स्टडी बताई थी बट इट वॉज लेटर वेरीफाइड बाय द अदर साइंटिस्ट. ठीक है. अब व्हाट डज दिस लॉ मीन? अब इस लॉ का एक्चुअल अपना डेफिनेशन क्या है? सो दिस लॉ मे बी स्टेटेड एज फॉलोज. 2 डेफिनेशंस हैं. इट स्टेट्स दैट मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. इतना समझ में आया? ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं और ये आप डेफिनेशन पहले भी पढ़ चुके हो. ठीक है. अब दूसरी डेफिनेशन पे आते हैं. इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, so please pay attention, physical and chemical changes, the total mass of the reactants
is equal to that of the products. अब हम इस फिजिकल और केमिकल चेंज का मतलब क्या है? सो व्हाट डज दैट मीन? मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, आपको इससे क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में भी याद रहेगा. सो व्हेन दे से फिजिकल, आप एक एग्जांपल लीजिए कि आपके पास एक पैन है और उसके अंदर आपने आइस लिया, ठीक है, आपने पैन को लिड से कवर कर दिया. यू टुक द मेजरमेंट ऑफ दिस, आपने इसका मेजरमेंट लिया. सो लेट से आपका आया 10 ग्राम्स फॉर एग्जाम्पल. फिर आपने इसको हीट प्रोवाइड करी. सो आपने हीट किया. हीट के बाद आपके पास सेम पैन है, पर क्या डिफरेंस होगा? अब ये आइस नहीं होगा, ये वाटर होगा, ठीक है. सो ये वाटर है. जब आपने इसका मेजरमेंट लिया, ये भी आपका 10 ग्राम्स आएगा. सो दिस मीन्स द फिजिकल चेंज. फिजिकली पहले सॉलिड था, लेटर इट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, एंड द फिजिकल चेंज डिडंट चेंज हाउ, व्हाट वाज द क्वांटिटी और व्हाट वाज द मास of your reactant, that means part A, that is your ice, and what you got at the end, that was water. दोनों सेम थे, ठीक है. अब अगर हम सेम चीज करते हैं, केमिकल चेंज को समझते हैं. सो केमिकल चेंज को समझने के लिए आपको एक डिफरेंट टाइप का सेटअप शो करती हूं मैं. फॉर एग्जाम्पल ये टेस्ट ट्यूब 1 है और ये कंबाइंड है और कनेक्टेड है टेस्ट ट्यूब 2 से, ठीक है. सो ये आपकी टेस्ट ट्यूब है, ये ऊपर से बंद है. अब इसके अंदर दोनों में डिफरेंट काइंड ऑफ कंपोनेंट्स हैं. ये आपके दो रिएक्टेंट्स हैं. सो लेट अस टेक NaCl हियर, ये आपका हो गया NaCl, एंड ओवर हियर लेट्स टेक AgNO3, ठीक है. ये आपके दो रिएक्टेंट्स हो गए. नाउ लेट्स से आपने ये दोनों टेस्ट ट्यूब्स को ऐसे साथ में टिल्ट करा. तो जब आपने टिल्ट किया तो क्या होगा? ये दोनों चीजें कंबाइन कर जाएंगी जब आपने टिल्ट किया. सो व्हेन यू कंबाइन बोथ ऑफ देम, सो अ रिएक्शन वुड हैपन. नाउ व्हाट वील डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपके पास दोनों रिएक्टेंट्स हैं, आपने इसका पूरा मेजरमेंट लिया है. सो व्हेन यू टुक द मेजरमेंट, सो लेट्स से कि आपका 10 ग्राम्स था या फिर लेट्स से x ग्राम्स था बिफोर टिल्टिंग, ठीक है. सो बिफोर आपका x ग्राम्स था. तब आपने फिर क्या किया? आपने टिल्ट किया. जब टिल्ट किया तो आपकी इक्वेशन आएगी, दैट मीन्स आपका केमिकल रिएक्शन होगा. और केमिकल रिएक्शन क्या होगा वो लिखते हैं. सो दैट विल बी NaCl प्लस AgNO3 गिव्स AgCl प्लस NaNO3. और जो AgCl होता है दैट इज अ कर्डी व्हाइट PPT. दिस मीन्स कि जब आपने टेस्ट ट्यूब को टिल्ट कर दिया और आपका कर्डी व्हाइट PPT बन गया और प्रोडक्ट्स आ गए. अब अगर आपने इस सेटअप को मेजर किया, सो आफ्टर ऑल्सो यू विल गेट द सेम मेजरमेंट. दैट मीन्स जब आफ्टर में आपने मेजर किया तब भी x ग्राम्स था. आई होप दिस मेक सेंस, ठीक है. सो एक एग्जाम्पल हो गया फिजिकल चेंज का और एक एग्जाम्पल हो गया केमिकल चेंज का. इस लॉ को वी ऑल्सो कॉल इट एज indestructibility of matter. So this law is also called the law of indestructibility of matter. ठीक है students? Now let's quickly move on to the numericals for today. So let's move to the numericals. So before we start for the numericals, आप quickly revise करिए कि ये सारे numericals are based upon your first law, and the law states that total mass of reactants is equals to total mass of products. The students who would like to try the numerical on their own, आप please video pause करिए and numerical को try करिए. जिन students को मेरे साथ solve करना है, please continue watching and let's get started. What mass of silver nitrate will react with 5.85 grams of sodium chloride to produce 14.35 grams of silver chloride and 8.5 grams of sodium nitrate if the law of conservation of mass is true? Okay, now a lot of students what they do is कि उन्होंने क्वेश्चन पढ़ा, उन्हें लगता है कि जो कंपाउंड का फॉर्मूला है वो लिखना जरूरी है.
सो स्टूडेंट्स नो दैट इज नॉट नेसेसरी. अगर आपको सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला नहीं आता, डायरेक्ट सिल्वर नाइट्रेट लिख दीजिए. इक्वेशन भी डायरेक्ट वर्ड्स में लिख दीजिए. जरूरी नहीं है कि आप गलत फॉर्मूला लिखें. अगर थोड़ा सा भी डाउट है, प्लीज राइट द इक्वेशन इन वर्ड्स. नाउ as I always tell you that whenever we solve numericals in the session, I use a calculator with me so that we can speed up the process. So let's quickly get started with this. So इस question की सबसे पहले हम equation लिखते हैं. So this is silver nitrate. So that is AgNO3 plus sodium chloride, that is NaCl, which will give you AgCl plus NaNO3. जैसे मैं सॉल्व कर रही हूँ, पहला न्यूमेरिकल डिटेल में एग्जाम में स्कूल में ऐसे ही सॉल्व करना है, और कॉम्पिटिटिव में तुम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ वंस यू हैव द इक्वेशन इन प्लेस, चाहे वर्ड्स में चाहे फॉर्मूला में, पुट इन द क्वेश्चन मार्क फॉर द थिंग दैट यू आर लुकिंग फॉर. सेकेंड चीज के आगे आप लिख दीजिए जो जो आपको दे रखा है. सो दिस इज 5.85 ग्राम्स. AgCl दे रखा है 14.35 ग्राम्स and NaNO3 दे रखा है 8.5 grams. Now once you have this, इसके बाद आप लिखेंगे this thing, the total mass of reactants is equals to total mass of products. So आप लिखोगे कैसे? According to law of conservation of mass, total mass of reactants is equals to total mass of products. Students, एक बात याद रखिए कि मैं सिर्फ पहला ही न्यूमेरिकल डिटेल में लिख रही हूँ. सो इफ यू थिंक दिस इज नॉट समथिंग यू वुड लाइक टू नो, यू कैन स्किप फॉरवर्ड. बाकी न्यूमेरिकल्स हम जल्दी करेंगे. सो नाउ वंस यू हैव डन दिस, इसके बाद आप इक्वेशन लिखेंगे. आप लिखेंगे x, यहाँ पे x ग्राम्स लिख लीजिए. x plus 5.85 is equals to 14.35 plus 8.5. ठीक है, अब आप इसे क्विकली सॉल्व कर सकते हैं. सो दिस विल बी x equals to 14.35 plus 8.5 minus 5.85. Now if I quickly solve this, this will be equal to x equals 17 grams. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप बहुत आपको सिंपली सॉल्व कर पा रहे हैं, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इजी न्यूमेरिकल्स. नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड न्यूमेरिकल. When 4.2 grams of NaHCO3 is added to a solution of acetic acid, that is CH3COOH, weighing 10 grams, it is observed that 2.2 grams of CO2 is released into the atmosphere. The residue left behind is found to weigh 12 grams. Show that these observations are in agreement with the law of conservation of mass. So students, let's quickly get started with this. Detail में नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे. First thing, quickly write the equation. आपके क्या reactants है? NaHCO3 and acetic acid. So that will be CH3COOH, that's acetic acid, plus NaHCO3, and this combined will give you CO2 plus residue. मैं आपको exactly वैसे बता रही हूँ जैसे मुझे पता है कि स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है. what will be the residue? जरूरी नहीं है आप इक्वेशन लिखें, just write residue. Now acetic acid कितना दे रखा है हमें? 10 grams. NaHCO3 दे रखा है 4.2 grams. CO2 दे रखा है 2.2 grams and residue दे रखा है 12 grams. 4.2. What are we looking for? When we 4. Okay, we are supposed to show that this see, आपको सारी values दे रखी है. You are supposed to show that the law is applicable. That means first thing in this case you will do is आप proof करेंगे कि 10.42 is equals to 2.2 plus 12. जब आप इन दोनों को equal proof करेंगे तो आप बोलेंगे this is 14.2 equals 14.2. Then you will say therefore total mass of reactant is equals to total mass of products. Hence the law is proved. Therefore this is the law of conservation of
mass. Now let's move ahead to the next question. If 6.3 grams of NaHCO3 are added to 15 grams of CH3COOH solution, the residue is found to weigh 18 grams. What is the mass of carbon dioxide released? So you have the exact same equation. So आपकी equation बनेगी CH3COOH plus NaHCO3 giving you CO2 plus residue. अब इस केस में आपको CO2 का नहीं पता, so that is your x grams. रेसिड्यू दे रखा है आपको 18 grams. NaHCO3 is 6.3 grams and acetic acid is 15 grams. ठीक है, so how will you go for the total mass of reactants is equals to total mass of products. By like you'll have to write by the law of conservation of mass, this is equal to this, and then you will write your statement that is 15.6.3 is equals to x grams plus 80. ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आई होप आपको. इसके आगे आप सॉल्व करेंगे, सो दिस विल बिकम x equals 15 plus 6.3 minus 18. So this will be 3.3. This will be 3.3 grams. ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स मूव अहेड. नाउ इसके आगे बस एक छोटी सी बात मुझे आपको और बतानी है. सो यहाँ तक जो हमने किया है ये है आपका स्कूल का सिलेबस. अगर किसी को कंपटीशन के बारे में नहीं जानना, सो दे कैन स्टॉप द वीडियो, एंड आज के लिए इतना ही है फॉर स्कूल. फॉर समवन हु इज इंटरेस्टेड टू नो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसा आता है, सो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक मॉडिफाइड वर्जन आता है इस लॉ का. सो द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ दिस लॉ सेज दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लेट मी राइट दैट फॉर यू. So I'll write it modified law of conservation of mass and energy. अब हम एनर्जी की बात क्यों कर रहे हैं? Because it is not, this law is not just valid for regular chemical reactions. This law is also valid for nuclear reactions. अब अपने न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में आपको पता होगा कि अगर आपका न्यूक्लियर रिएक्शन है x प्लस वाई एंड इट इज गिविंग यू p प्लस q, इट ऑल्सो गिव्स यू अ लॉट ऑफ एनर्जी आउट. तो अगर हम सिर्फ इन प्रोडक्ट्स की बात करें या रिएक्टेंट्स की बात करें जो हमें फिजिकली पता है कि एग्जिस्ट करते हैं, सो लेट्स से आपका x इज 10 ग्राम्स, आपका y इज 5 ग्राम्स, p हो गया आपका 12 ग्राम्स और Q आया आपका लेट्स से जस्ट 1 ग्राम. सो बाकी कहाँ गया? अगर हम इस एनर्जी को कंसिडर ना करें एज अ प्रोडक्ट, तो क्या होगा? आपका लॉ, आपका जो लॉ है वो डिफाई हो रहा है. दैट मीन्स इट इज नॉट ट्रू फॉर दिस पर्टिकुलर कंडीशन. सो अगर, क्योंकि आपका जो न्यूक्लियर रिएक्शन है उसमें इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी आती है, सो दिस लॉ इज ऑल्सो एप्लीकेबल हियर, एंड दिस टेल्स अस कि जो एनर्जी आई है दैट इज द रेस्ट 2 ग्राम्स ऑफ एनर्जी. सो जो बाकी की 2 ग्राम्स है आपका प्रोडक्ट वो एनर्जी की फॉर्म में बाहर आया है. दिस इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ दिस लॉ, एंड ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है. ठीक है, सो व्हाट डज दिस मीन एंड व्हाट डज दिस टेल अस? दिस टेल्स अस कि जो मास है और जो एनर्जी है दे आर इंटरचेंजेबल. मतलब जब आपने मास में रिएक्टेंट्स को यूज किया, जरूरी नहीं है कि पूरा मास में ही प्रोडक्ट्स आएंगे. इट कैन ऑल्सो कम आउट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कुड बी हीट, विच कुड बी लाइट, विच कुड बी इन एनी फॉर्म. सो दैट इज योर न्यूक्लियर reactions. So this is based on nuclear reactions. Now you can also take a note of this. The mass and energy are interconvertible, but the total sum of the mass and the energy during any physical or chemical change remains constant. मतलब कि total mass, चाहे total mass और energy combined हो या आपका energy ना हो, सिर्फ mass हो, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के लिए टोटल विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा. सो दिस इज इट फॉर टुडेज सेशन, एंड इन द नेक्स्ट सेशन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट लॉ. थैंक यू.
So, my dear students, this is it for today's session. And stay tuned for more content that's gonna come from now on. I'm gonna be more frequent in uploading the videos. Thank you so much for being so patient with me. And we'll catch up in the next session. If you have any doubts and concerns, you can reach out to me in the comment box below. You can also reach out to me on the Telegram channel, or you can write me an email at psclassesicsc@gmail.com. Thank you so much, students. We'll catch up in the next one.